नमस्कार, बहुत स्वागत मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि सीकर में इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन में मुकाबला काफी ज्यादा रोचक दिखाई दिया है। किसान, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के दम पर अमराराम जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती मोदी लहर के दम पर अपनी हैट्रिक के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कमल का जादू रहेगा बरकरार या हंसिया हथौड़ा दिखाएगा कमाल। बीजेपी के सुमेधानंद लगाएंगे जीत की हैट्रिक, लेफ्ट के अमराराम मारेंगे बाजी। सीकर में आखिर किसकी होगी जीत? क्या सीकर इस बार इतिहास रच पाएगा या फिर पीएम मोदी का करिश्मा बरकरार रहेगा? नतीजा चाहे जो, लेकिन इस बार सीकर में कामरेड अमराराम और बीजेपी के सुमेधानंद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 4 बार के विधायक कामरेड अमराराम लगातार विधानसभा के 3 चुनाव हार चुके हैं। एक जमाने में वामपंथ का गढ़ रहा सीकर अब लाल झंडे के लिए तरसने लगा है। इस बार इंडिया गठबंधन में सीपीएम को सीकर की सीट क्या मिली, कामरेडों को तो लगा जैसे उन्हें संजीवनी ही मिल गई हो। पर बीजेपी के कुशल चुनावी प्रबंधन और पिछले 2 चुनाव से स्वामी सुमेधानंद की बड़ी जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बार भी पूरे उफान पर नजर आया है। शहरों में हिंदुत्व की गूंज के साथ भगवा परचम खूब लहराया है। अमित शाह के रोड शो से बीजेपी में जिस जोश का संचार हुआ, वो उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में आखिर तक बरकरार रहा। वैसे सुमेधानंद को ब्रॉडगेज की सौगात के साथ लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां शुरू कराने का भी श्रेय जाता है। सामने सुभाष महरिया जैसा दिग्गज नेता था, लेकिन पब्लिक का प्यार इतना है कि पिछली बार 3 लाख वोटों से जिताया। अब की बार मैं पूरे क्षेत्र में लगभग 5 विधानसभाओं में तो कैंपेन के हिसाब से गया हूँ, बाकी पूरी लोकसभा में टिकट मिलने के बाद मैं गया हूँ। लोगों का जो प्यार है, मुझे लगता है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। सीकर की जनता में इस बार मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। पिछली बार के मुकाबले 7% मतदान में गिरावट आई। बीजेपी के अभेद्य किले में मतदाताओं ने पोलिंग स्टेशनों पर जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। माना जा रहा है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ मतदान मोदी की उपलब्धियों से बीजेपी के पक्ष में गया। तो वहीं कामरेड मान रहे हैं कि महिला मतदाताओं का ज्यादा वोट किसान आंदोलन की वजह से सीपीएम के पक्ष में गया है। वैसे कामरेड अमराराम ने जीवन भर किसानों और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ी है। किसानों की परेशानी का सबब पानी, बिजली की समस्याओं पर पिछले कई दशक से जयपुर से लेकर सीकर तक आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्ष के दम पर अमराराम अपनी जीत तय मानकर चल रहे हैं। आवाज पिछले 10 साल से राजस्थान और सीकर और शेखावाटी की आवाज देश की संसद में नहीं थी। मैं समझता हूँ आम जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन वोट के माध्यम से मिला है, वो आवाज, आम आवाम की आवाज देश की संसद में गूंजेगी और इलाके के हक और अधिकार लाने में सफलता प्राप्त करेंगे। सीकर ने देश को कई कद्दावर नेता दिए हैं। चौधरी देवीलाल यहां से जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बने, तो बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के साथ देश के कृषि मंत्री कुंभाराम आर्य जैसे नेताओं ने भी संसद में सीकर की आवाज बुलंद की, तो सुभाष महरिया यहां से चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। सीकर ने जनसंघ और जनता पार्टी को भी कभी निराश नहीं किया। लेकिन इस बार सवाल यही है कि स्वामी सुमेधानंद चुनाव जीत पाएंगे या फिर लगातार 7 बार सांसद का चुनाव हार चुके अमराराम लोकसभा पहुंच पाएंगे। कामरेड अमराराम के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुट हुई होगी, ये तो देखना बाकी है। मगर अमराराम के समर्थकों ने बस एक ही नारा लगाया, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। अब अमरा के दिल्ली जाने के रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग माकपा को मिला है, ये देखना तो बाकी है। मगर स्वामी सुमेधानंद को यकीन है कि मोदी की आंधी चली है और एक बार फिर से शहरी मतदाता ने उनके पक्ष में वोट किया है, तो गाँव का वोटिंग परसेंट अमराराम अपने पक्ष में बता रहे हैं। देखना यही है कि क्या इस बार अमराराम अपनी हार के सिलसिले को खत्म करेंगे या फिर स्वामी सुमेधानंद अपनी हैट्रिक बना पाएंगे।
कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए इसके बाद आपको जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख कराते हुए बताते चले कि मालवीय नगर में लेपर्ड के हमले में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। आज सुबह ज्वालाना लेपर्ड रिजर्व से आबादी इलाके में पहुंच गया। लेपर्ड रिजर्व से 500 मीटर दूर एक फैक्ट्री में घुसा है और काम कर रहे एक कर्मचारी पर हमला भी कर दिया, जिसमें घायल कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक फैक्ट्री में घुस गया, वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे। एक कर्मचारी पर लेपर्ड ने अटैक किया, जिसको बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है और मौके पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। अस्पताल में भर्ती मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है और जल्द ही ट्रैंकुलाइज करके लेपर्ड को अपने सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल ये आपको तस्वीरें जयपुर से बता ज्वालाना लेपर्ड रिजर्व से आबादी में पहुंचा है। ये लेपर्ड रिजर्व से 500 मीटर दूर एक फैक्ट्री में जा घुसा, जहां पर काम कर रहे कर्मचारी पर हमला किया। और अब बात डूंगरपुर की, जहां पर नगर परिषद में भाजपा के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के सभापति अमृत कलासुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभापति से असंतुष्ट भाजपा के पार्षदों ने भाजपा जिला अध्यक्ष के समक्ष अपनी आपत्ति जताई और सभापति कलासुआ को पद से मुक्त करने की मांग कर डाली। वहीं डैमेज कंट्रोल के लिए अध्यक्ष हरीश पाटीदार ने देर रात तक पार्षदों की बंद कमरे में बैठक ली। बैठक में पार्षदों के अतिरिक्त कोई भी कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी को प्रवेश नहीं दिया गया। बंद कमरे में चली बैठक में पार्षदों ने जिलाध्यक्ष के सामने अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि नगर परिषद की ओर से हाल में ही एक समर कैंप का आयोजन प्रस्तावित था, जिसके आयोजन को लेकर भाजपा पार्षद नाराज है और अंदर ही अंदर इस बात का विरोध भी बना हुआ है। का विकास कहीं अवरुद्ध नहीं है। हमारा बोर्ड है और पिछली सरकार की नीतियों की वजह से हम जिस स्पीड से, जिस गति से हम विकास करना चाहते थे, वो पिछली सरकार के कर्मों की वजह से नहीं कर पाए। अब हम डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। राजस्थान में अब हमारी सरकार है, विकास की गति को बढ़ाएंगे हम। और आज इसीलिए हमने पार्षदों के साथ संवाद किया, एक नए विजन के साथ किस तरीके से हम डूंगरपुर का विकास कर सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रदेश से प्यार है, अगर आप प्रदेश की तरक्की की दुआ करते हैं और इसकी कामयाबी से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो प्रोजेक्ट चीता के लिए आज से ही प्रार्थना शुरू कर दीजिए। देखिए रिपोर्ट किया है प्रोजेक्ट चीता। कूनो नेशनल पार्क में आजादी से घूमने वाला चीता 6 महीने में दूसरी बार सूबे में दाखिल हुआ, जिसके बाद कूनो प्रबंधन ने चीते के रेस्क्यू की तैयारी की और इस ऑपरेशन में राजस्थान के वन और पुलिस विभाग की भी मदद ली। चीता चला गया, लेकिन एक चर्चा आम हो रही है। प्रदेश में चीते की 2 बार दस्तक के बाद एक बार फिर से प्रदेश में चीता लाने के प्रयासों को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉय गार्डनर के मुताबिक मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए जगह कम पड़ रही है। कूनो में 20 चीते ही रखे जा सकते हैं, जबकि फिलहाल वहाँ चीतों की संख्या 27 हो चुकी है। अफ्रीका से हुए समझौते के मुताबिक हर साल 12 चीते भारत आएंगे। जाहिर है इनकी संख्या बढ़ने जा रही है, इसलिए कूनो के विकल्प तलाशने होंगे। अफ्रीका से हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से हमको हर साल अगले 10-12 साल तक 12 चीता अफ्रीका हर साल हमको देगा। तो इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर चीता की जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हमें और भी ज़्यादा विकल्प खोजने की ज़रूरत है कि हम और इनकी पॉपुलेशन कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा नामीबिया चीतों को राजस्थान में बसाने की चर्चा चली थी। बाद में तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मध्य प्रदेश के कूनो में चीते बसा दिए गए, जबकि राजस्थान के भौगोलिक हालात चीते के लिए बेहतर है। अफ्रीका के नामीबिया जैसे हालात राजस्थान में मौजूद। राजस्थान में चीतों के रहने लायक बेहतरीन हैबिटेट और प्रिवेस, शिकार के लिए चिंकारा और काला हिरण की भी अच्छी तादाद, कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए भी राजस्थान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के साथ पहले राजस्थान को भी प्रोजेक्ट चीता में शामिल किए जाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रदेश की ओर से ठोस कोशिश नहीं होने की वजह से राजस्थान प्रोजेक्ट चीता में अच्छा हैबिटेट होने के बावजूद पिछड़ गया था।
क्योंकि राजस्थान में पहले के हिसाब से आज भी वही हैबिटाट मौजूद है जहां पर चीते को दौड़ने लायक खुले जंगल और घास के मैदान और रेगिस्तान मिल सकते हैं। यहां पर काले हिरण, चिंकारा और चौसिंगा जैसे हिरण भी शिकार के लिए मिल सकते हैं। चीता अगर यहां आएगा तो उसकी अच्छी ब्रीडिंग भी होगी और उसका वंश आगे भी बढ़ेगा, ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 चीतों के राजस्थान में दस्तक देने से इसे शुभ संकेत माना जाए और राजस्थान में चीता फिर से वापस आए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ जमीन आवंटन घोटाले में एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। ये जो बीघा जमीन थी जिसका फर्जी आवंटन किया गया है वो 6125 बीघा जमीन बताई जा रही है। तहसीलदार कुलदीप कस्बा, नायब तहसीलदार राजेश शर्मा को निलंबित किया गया है। राजस्व बोर्ड अजमेर ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनको निलंबित किया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृषीड़ ने बोर्ड की चार्जशीट तैयार की थी। दोनों वर्तमान में जिले से बाहर पदस्थापित है। दोनों के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज। कुलदीप वर्तमान में श्रीगंगानगर के साधु शहर में तहसीलदार, तो वहीं राजेश वर्मा राजियासर में नायब तहसीलदार हैं। घोटाले के समय दोनों छत्तीसगढ़ में पदस्थापित थे। और किसी भी खेल के लिए एक अलग तरह का ड्रेस कोड होता है। कबड्डी की बात करें तो जहन में खिलाड़ियों की जो तस्वीर उभरती है उसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धौलपुर में साड़ी पहनकर महिलाओं ने जो कबड्डी खेली उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आप भी देखिए रिपोर्ट। चेहरे पे घूंघट और साड़ी को कसे कबड्डी के मैदान में महिलाओं की फुर्ती जिसने भी देखी वो हैरानी के साथ साथ मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया। पूरी टीम आउट हो गई, जिसमें मनरेगा में मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की 4 टीमें धर्मवीर, रेशमा, कमलेश और गुड़िया नाम की टीमों ने हिस्सा लिया। पहला मैच कमलेश और रेशमा टीम के बीच हुआ और दूसरा मुकाबला धर्मवीर और गुड़िया टीम के बीच हुआ। जबकि फाइनल मैच धर्मवीर और रेशमा टीम के बीच हुआ, जिसमें धर्मवीर महिला कबड्डी टीम 15-5 के अंतर से जीती और रेशमा टीम उपविजेता रही। जिस पर मेला कमेटी द्वारा विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लेकिन महिलाओं की फुर्ती को देखकर ऐसा लगा मानो वो प्रोफेशनल कबड्डी खिलाड़ी हो। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। और चलिए, गर्मी के इस मौसम में वाटर बॉडी संरक्षण के लिए भी अब युवाओं की टीम आगे आने लगी है। जोधपुर के कुछ युवाओं की टीम ने जोधपुर की पुरातन खरबूजा बावड़ी का कायाकल्प किया। पर्यटन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें आम जन की भागीदारी से और जल संरक्षण के साथ गर्मी के मौसम में ऐसे स्थान सुकून देने वाले साबित होंगे। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया जाए तो परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ये जोधपुर की खरबूजा बावड़ी है। जहां कभी गंदगी का आलम था, वहां अब लोग सुकून के पल बिताने पहुंच रहे हैं। कोई समय था जब जोधपुर में जल संरक्षण के लिए बनाए गए बावड़ी और वाटर फॉन्टेन यहाँ के लोगों के लिए पानी की जरूरत को पूरा करते थे। समय बदला और जल संरक्षण के अभाव में ये सब बदहाल होते गए। लेकिन अब हेरिटेज संरक्षण के नाम पर एक बार फिर लोग ऐसी वाटर बॉडीज को संरक्षित करने के लिए एकजुट हुए हैं और इसका युवाओं के एक दल ने बीड़ा उठाया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, कुछ लोग भी आके बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने 500 लोगों को भी बताया पर उनको कोई समाधान नहीं मिला। जैसे फिर इन्होंने जोधपुर स्टार ने ये वीडियो डाला, हमको लगा कि क्यों ना उम्मीद फाउंडेशन से एनवायरमेंट के लिए वर्क करती है, क्लीननेस हो गया, प्लांटेशन हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज को भी हम एक्शन में लिया जाए। तो हम
और उम्मीद फाउंडेशन और जोधपुर इंस्टा मिलके हम दोनों ने मिलके यहाँ पे साफ सफाई की। साथ में हमारे साथ कैरन भी है जो भी फेमस है बावड़ी, सबको साफ करने के लिए, तो उन्होंने भी हमको सहयोग दिया। सूरसागर इलाके में स्थित खरबूजा बावड़ी का पानी इतना मीठा था कि वो खरबूजे को टक्कर देता था, यानी खरबूजे से भी मीठा उसका पानी था, इसलिए लोग उसे खरबूजा बावड़ी कहते थे। लेकिन प्रदूषण के जद में आने के बाद खरबूजा बावड़ी का पीने लायक पानी नहीं रहा। कुछ युवाओं की टीम ने इस खरबूजा बावड़ी का कायाकल्प किया और अब खरबूजा बावड़ी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा। वाटर पेंटिंग और ऐतिहासिक मारवाड़ी कला और संस्कृति को प्रस्तुत करती पेंटिंग्स, हर कोई इस पेंटिंग को देखकर रुकता है और यहाँ फोटो जरूर खिंचवाता है। नॉर्मली हमारी टीम तो 50-60 लोगों की है, वैसे कंटिन्यू 20 से 25 लोग हमारे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। उसमें से 20-25 लोग उम्मीद फाउंडेशन के भी अलग हैं और जोधपुर ट्रैकर्स के भी अलग है। ये दोनों टीमें कंबाइंड होके करती है काम। सर आप यहाँ आए थे जब आपको कितना गंदी लगी थी बावड़ी, कितना कचरा निकला? इसकी हालत ऐसी थी कि यहाँ मतलब आदमी इस पानी को देख के ना तो इसमें नहाने का सोच सकता है ना इस पानी को पीने का। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था वो उन अंकल का बताना है खरबूजा बावड़ी इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसका पानी खरबूजे जैसा मीठा हुआ करता था और एकदम ठंडा पानी हुआ करता। और अभी ये पानी, ये बारिश और इसकी वजह से कुछ मलबा इसमें गिर गया था, फिर उसका पानी ये खराब हो गया। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुकेश जी ने मुझे बोला और मैं मुकेश जी के साथ मिलके, उम्मीद फाउंडेशन के साथ मिलके फिर हमने वो इनिशिएट लिया। आपका नाम? मेरा नाम ललित है। युवाओं की ये पहल रंग ला रही है और ये रंग चटक मार रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में शहर की और पुरातन विरासत को सहेजा जाएगा। साफ सफाई से अब खरबूजा बावड़ी का पानी भी रंगत दिख रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और चिलचिलाती गर्मी, पानी की कीमत कोई भी समझ सकता है, लेकिन इन दिनों पाली के लोग पानी की कमी के चलते परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पानी कई कई दिन में आता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। में आवे रियो सा हाथ नो एक दिन आवे रियो है, तो पानी के लिए हमारे पूरी समस्या है। ये है पाली जिले का रोहट उपखंड, जहां पानी की किल्लत कितनी बड़ी है ये तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बढ़ती गर्मी के साथ ही कई गांवों में जल संकट गहराने लगा है, लेकिन भूंडावास ग्राम पंचायत के सेदरिया गांव के हालात और भी खराब हैं। गांव में पानी 10 से 15 दिन में एक बार आ रहा है, जिसके चलते गांव में पानी की आपूर्ति के लिए मंगाई जा रही पानी की टंकी पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारे पानी 7-8 दिनों से आता है जियालार में और तालाब का पानी बिल्कुल गंदा है, खराब है। और सरपंच साहब को कभी बार बताया कि पानी हमारे को समय पर दिया, जो पशु मवेशी पानी नहीं पी रहे थे। बहुत पानी के लिए परेशान। अभी लाइन है तो वो भी आज नहीं आई, बाकी सब गाँव में लाइन आ गई, हमारे गाँव में लाइन नहीं आई पानी की। तो पानी के लिए हमारे पूरी समस्या है। गर्मियों की शुरुआत में हालात इतने खराब हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पानी तकलीफ है, पब्लिक तरह मरी रही है, तालाब में पानी खराब है, लैंड आवे लैंड कदी तो आवे लैंड कदी पब्लिक मरी रही पानी बनो पानी नहीं आवे रियो सा हाथ नो एक दिन आवे रियो है। घणी सरपंच ने अतला दोहरिया, उप सरपंच ने अतला दोहरिया, तो भी लैंड ही नहीं आई है अभी तक हाल फिलहाल। आने से सिद्धरे गांव में दुख गणो है, पानी को नहीं है सा। इंसानों के साथ साथ पशुओं का हाल भी बेहाल है। गांव वालों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। खास बात यह है कि जल मिशन योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन कनेक्शन करना तो दूर, अभी तक गांव में पाइपलाइन ही नहीं बिछ पाई है। ऐसे में ग्रामीण पानी की टंकी पर निर्भर कर रहे हैं। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर कई बार बयान दे चुके हैं कि पीओके भारत का है और इसके लिए जान भी कुर्बान है। पीओके वापस लेने की मांग भी उठती रही है और पीओके को वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से बयान भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन पीओके की भारत वापसी का तरीका आखिर क्या होने वाला है, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 10 सालों में जटिल से जटिल पुराने मुद्दों का समाधान कर दिया है। क्या पीओके का मुद्दा सरकार की टॉप प्रायोरिटी में शामिल होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत पीओके को वापस ले सकता है। पीओके वापस लेने के दो तरीके हैं, पहला जनमत संग्रह और दूसरा युद्ध। पीओके के अंदर जिस तरह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के विरोध में हंगामे हो रहे हैं, भारत पीओके में जनमत संग्रह की मांग कर सकता है। पीओके वापस लेने का दूसरा तरीका है युद्ध। नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सेना आसानी से पीओके पर कब्जा स्थापित कर सकती है। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. ऐतिहासिक दस्तावेज भी भारत का पक्ष काफी मजबूत बनाते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर समझौता किया था। नियमों के मुताबिक पूरी रियासत भारत का वैधानिक हिस्सा उसी वक्त हो गई थी, क्योंकि आज का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हरि सिंह के साम्राज्य का ही हिस्सा था। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 5 जनवरी 1949 को भारत युद्ध विराम पर सहमत हो गया, जिसके बाद आगे बढ़ रही भारतीय सेना के कदम रुक गए और पीओके भारत के हाथ आने से रह गया। हालांकि इंडी अलायंस के सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला राजनाथ के बयान के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय लोगों को पाकिस्तानी एटम बम का डर दिखाने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इंडी गठ चलिए दिल्ली से बड़ी खबर की तरफ रूबरू करते हुए बताते चले कि शराब घोटाला केस में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी और केजरीवाल के वकील कोर्ट में मौजूद है। बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है, लेकिन फैसले की घड़ी का इंतजार करना होगा। शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बंद है केजरीवाल। बताते चले कि अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला क्या आता है उसके लिए करना पड़ेगा इंतजार। और ये तमाम बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों का सिलसिला जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18।